बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नासिर, पाकिस्तान में कल ईद होगी या नहीं होगी, इस हवाले से अभी तक जो है हतमी फैसला नहीं हुआ। इसका ऐलान जो है कुछ देर बाद होगा, जबकि सेनेट इजलास में यूसुफ रजा गिलानी साहब बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो है सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान वापस आ गए हैं। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। डॉक्टर साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए हैं और आज सेनेट इजलास में पीटीआई की जानिब से जो है एहतजाज भी किया गया था। अब चेयरमैन और जो है चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो गया है। क्या मुल्क में सियासी इस्तेकाम आ जाएगा? जी, ये दारोमदार है हालात का ईद के बाद। क्या अपोजिशन अलायंस जो है वो कोई हतमी शक्ल इख्तियार करता है, या जमातें कोई तहरीक चलाती हैं, या IMF के साथ जो मुआहदात होने जा रहे हैं उनके नतीजे में स्टॉक मार्केट तो हमें बढ़ती नज़र आ रही है, बड़े अच्छे इशारे वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन क्या एक आम शख्स जो इस वक्त बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए निकला हुआ है या टेलीफोन के बिजली के बिल देने के लिए क्या उसकी ज़िंदगी में कोई ये स्टॉक मार्केट के आदाद शुमार से कोई फ़र्क पड़ रहा है? और ये मेरे ख्याल से ईद के बाद जो बड़े ऐलानात हैं वो होने हैं। और अगर तो और हुकूमत के अंदर फिर कितनी ये हुकूमत खुद कितना अपने आप को जेल इन कर पाती है आने वाले दिनों में। मुख्तलिफ ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़यादत है, मरकज़ी कायदीन है उनके, वो बयानात ऐसे दे रहे हैं जिससे एक बेचैनी ज़ाहिर होती है इस हुकूमती इत्तेहाद में भी। तो ये सारा डिपेंड करता है कि इलेक्शंस को ज़ाहिर है काफ़ी दिन हो गए, उसके नताइज के ऊपर भी सवालात उठे हुए हैं। ईद के बाद क्या मामलात होते हैं, और ये अपोजिशन जमातें जो हैं सारी, जिसमें JUIF है, तहरीक इंसाफ है, ये सारी इनकी सबकी हिकमत अमली क्या है, ये वाज़े होगा। ये इकट्ठे मिल होके निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, बयानात की हद तक रहेंगे, या ये है कि कोई ग्रैंड अलायंस बनेगा, ये सारा मेरे ख्याल है अभी इसको इंतज़ार करते हैं। ईद के दिनों में ही ये सामने मामला आ जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो तमाम आलम इस्लाम और पूरी दुनिया जहाँ जहाँ ईद का चांद नज़र आ गया है और उनको सबको मुबारक हो, और जहाँ पे इंतज़ार हो रहा है, देखते हैं कि वहाँ से क्या खबरें आती हैं। लेकिन यह है कि ये मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊं कि इस वक्त जो लोगों का जहन और लोगों के दिल और लोगों की जो दुआएं हैं वो सारी की सारी जो हैं वो गज़ा की तरफ हैं इस वक्त। और रमज़ान भी गुज़र गया, ईद भी आ रही है, आ गई है, और वहाँ पर अब तक जो हालात हैं वो बड़े अजब अंदाज में एक जगह आके ठहर गए हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको बताऊं, ये बात बहुत ज़रूरी है कि ये 4-5 महाज जो एक साथ खुले हुए हैं इस वक्त, ज़ाहिर है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि अफ्रीका में बगावतें हो रही हैं, फिर हम डिस्कस कर चुके हैं कि साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, यूक्रेन के अंदर स्टेलमेट हो गया सारा। अब लेकिन पूरी दुनिया की जो सियासत है वो जियो पॉलिटिक्स जो वहाँ से जन्म लेगी मशरिक़ वस्ता से, वो जो है वो क्या सूरत इख्तियार करती है पूरी दुनिया पे, क्या असर उसका पड़ता है, वो हमने देखना है। वहाँ सूरत हाल ये है कि वहाँ पर 48 घंटों के लिए कल लोग रवाना हो गए थे, जो कायदीन आए हुए थे। CIA के चीफ वहाँ से रवाना हो गए थे, विलियम बर्न्स। वहाँ जो वली अहद कतर के, जो कि वज़ीर ख़ारजा भी हैं, जो कि वज़ीर आज़म भी हैं, वो भी वापस कतर की तरफ आ गए थे। और मोसाद के जो सरबराह और शिन बेत के सरबराह वो वापस इसराइल आ गए थे। उसके बाद ये हुआ कि इस दौरान अमेरिका ने एक प्रपोजल नया सामने रखा, एक नई वहाँ गुफ्तगू हुई। हमास के लोग भी वहाँ मौजूद थे, तो खलील हानिया वहाँ मौजूद थे, उनका डेलीगेशन भी था। वो डेलीगेशन कुछ लोग मौजूद हैं अभी तक कायरा में। और उसमें एक और प्रपोजल जो है वो सामने आया, और वो ये कि हमास लेकिन अपने किसी भी नुक्ते से वो पीछे नहीं हटे, लेकिन कुछ लचक का मुजाहरा इसराइल भी कर रहा है, दिखा रहा है अब, और थोड़ा सा जो है वो हमास की तरफ से भी। मिसाल के तौर पे जो इसराइल है वो ये कह रहा है, वो इस बात पे बज़िद है कि जी जो कैदी हैं
उन कैदियों को हम एक साथ नहीं छोड़ेंगे, किस्तों में छोड़ा जाएगा और ये तादाद बहुत ज़्यादा है और ये वो सारा उनकी तरफ से कुछ बातें हैं। ये मुस्तकिल सीज़ फायर की बात कर रहे हैं 6 हफ्तों के बजाय, और अमेरिकन का कहना ये है कि इसको 6 हफ्तों तक रखा जाए, अभी पहले 6 हफ्ते और फिर उसके बाद देखते हैं, यानी जो पेरिस में बात तय पाई थी। तो ये मामला जो है वो आप समझें कि डेडलॉक है। डेडलॉक मैं नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि एक खामोशी है वहाँ पे। और जो इस वक्त गज़ा के कई इलाकों में हमें इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे जो है लोगों की जानें जा रही हैं, हमले भी हो रहे हैं, लेकिन वो जो बड़ी जंग, बड़ी फौजी कार्रवाई, अस्करी कार्रवाई जो जाहिरियत थी वो थमी हुई है, रुकी हुई है। और इसी दौरान जो है वो जो फौजों का उन्होंने इनखला किया, इसराइल ने जो पसपाई की वहाँ से, जिसको मैंने पसपाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, शिकस्त खा के निकले वहाँ से, तो उसके नतीजे में ये हुआ कि बड़ा शदीद रद्दअमल आया। वो इंतहा पसंद हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो अगर हट जाते हैं वहाँ से तो जो दाएं बाजू के इंतहा पसंद है, कल हमने बात की उनके वजीर ख़जाना, उनके एन एस ए, बाकी सारे लोग, तो हुकूमत गिर जाती है नेतन्याहू की। लेकिन यह है कि नेतन्याहू की हुकूमत गिर जाती है तो वो हुकूमत को गिरने जो है वो दे नहीं रहे। अमेरिकन ने रोका हुआ है सबको कि भाई आप बैठो अपनी अपनी जगहों पे। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि कल या परसों इन्होंने दोबारा मिलना है। हमास की तरफ से लचक का मुजाहरा हुआ है। हमास ने कहा कि ठीक है, इसको 6 हफ्ते हम करते हैं और ये सीज फायर जो है इसको, मतलब है कि आप यूं समझें कि अब मामलात किसी बेहतरी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, कोई बेहतरी इसमें है। और यहां पर मैं इसराइल का जो मीडिया है, 19 स्लाइड यूएस प्रपोजल जो आया है, 19 स्लाइड अगर हम कोट करें, यूएस प्रपोजल, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी आज रिपोर्ट की है, यूएस प्रपोजल फॉर सीज फायर इन गजा मेट विद हेजिटेशन फ्रॉम इसराइल एंड हमास। दोनों की तरफ से हेजिटेशन है, दोनों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि जी इसमें कुछ शराइत हमारी जो है, मतलब हमारा ये स्टांस है, उनका ये स्टांस है, लेकिन ये है कि दरमियान में जो कतर से खबरें आ रही हैं और जो मिस्र से खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि इसमें जो है वो ये मैं अब इजिप्ट से यहाँ हम कोट कर देते हैं, 18th स्लाइड अगर हम कोट करें, रिपोर्ट्स इमर्ज ऑन अमेरिकन कॉम्प्रोमाइज प्रपोजल फॉर गजा सीज फायर। अमेरिकन ने दोनों तरफ ये कहा है कि आप थोड़ा थोड़ा सा पीछे हटें, लचक दिखाएं और उसके बाद जंग बंदी का ऐलान करें, मुकम्मल सीज फायर नहीं, 6 हफ्ते का ऐलान करें। वही बात, तकरीबन वही बात जो कि पेरिस की तरफ, लेकिन इसमें ये बात अहम है कि जो यानी सऊदी अरब मानेगा नहीं मानेगा, वो सारे जो मामलात हैं वो कहीं बहुत पीछे चले गए हैं। पहली बात तो ये है कि सीज फायर हो, सीज फायर के बाद वहाँ फौजें कौन सी जाएंगी? फौजें वहाँ वो जाएंगी जो कि अरब मुल्कों की फौजें होंगी, वो इसराइल की मर्जी की फौज नहीं होगी, ये तो तय हो गया है। और ये भी तय हो गया है उसमें कि यहाँ पर देखें, बड़ा बहुत अनयूजुअल है, बहुत गैर मामूली हालात से हम गुजर रहे हैं। 33,500 जो फ़लस्तीनी हैं वो शहीद हुए हैं 6 महीने में, और यहाँ से बहुत कुछ अभी आने वाले अरसे में जन्म लेगा इस खत्ते में, जो कि पूरी दुनिया पे असरअंदाज होगा, पाकिस्तान समेत। ये मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताऊं, ये बहुत बड़ी तादाद, 33,500 शहीद हो जाना बच्चों का, औरतों का, अंदर तो कब्रिस्तान बने हुए हैं। तो अब ये सूरत हाल है इस वक्त, और आज बड़ा गैर मामूली ये होता है इस तरह से कि 3 मुल्कों के सरबराहान एक अखबार के अंदर कोई मजमून लिखें। तो वॉशिंगटन पोस्ट में आज जो है वो शाह अब्दुल्ला दोइम, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोइम, 2nd स्लाइड, फ्रांस के सदर मैक्रों और मिस्र के जो जनरल अब्दुल फताह सिसी हैं, उन्होंने एक अपना ओपेड लिखा है। और ये वॉशिंगटन पोस्ट में आज 2nd स्लाइड है, उसमें लीडर्स ऑफ जॉर्डन, फ्रांस एंड इजिप्ट सीज फायर नाउ इन गजा। अच्छा, ये इन्होंने ऐलान जो है करने का मुतालबा किया है कि आप फौरी तौर पे ऐलान करें कि वहाँ पे जंग बंदी होने जा रही है, और ये बड़ा अनयूजुअल है, बड़ा अनयूजुअल है। अब इसमें यह है कि ये इस गैर मामूली मजमून को भी अगर देखें तो इसमें यही बात हो रही है कि जी फौरी तौर पे सीज फायर किया जाए। हमास वाले जो हैं, हमास की तरफ से ये सरकारी तौर पे बताया है उनके तर्जुमान ने कि जो प्रपोजल हमें दिया गया है हम उस पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं।
यानी हमास ने लचक जो दिखा की बात हुई है, दरमियान में लचक नहीं है, असल में ये वही है कि जो पेरिस में तय पा गया था, लेकिन हमास ने सख्त स्टांस लिया हुआ था। हमास अब आहिस्ता आहिस्ता उसी पे जा रही है जो पुराना उनका स्टांस था। 700 या 900 कैदी वहां से रिहा होंगे, एक के बदले 10। हमास ने पहले कहा था कि सारे छोड़ दिए जाए, यानी तकरीबन तकरीबन ये वही बात है जो कि पेरिस में तय हो गई थी। और इसराइल में जो है वो उनकी जो वॉर कैबिनेट है उसका इजलास शुरू हो गया अभी, और इजलास में इस प्रपोजल को हमास अगर मान जाती है तो इसराइल को मानना पड़ेगा। ये प्रपोजल जो है ये दोनों ही मानेंगे और फिर उसके बाद आगे बात चलेगी। तो ये मामलात एक तरह से रुके हुए हैं, एक तरह से खामोशी से आगे चल भी रहे हैं। और इसमें आज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक ऐलान हुआ है, बड़ा ऐलान हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया की जो उनकी वजीर खारजा हैं, उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फ़लस्तीन को तस्लीम करने का सोच रही। पेनी वोंग, ये मैं ऑस्ट्रेलियन ये जो उनकी ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है 10th स्लाइड में कोट कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का सोच रही है। अच्छा, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कैसे, कोई मुल्क तस्लीम कैसे होता है? मैं ये सिर्फ आपको एक बात बता दूं कि एक मुल्क को तस्लीम कैसे किया जाता है। होता ये है कि पहले आज जो है वो एक बड़ा एक आप समझें कि तारीखी ये लम्हा है। एक आज़ाद मुल्क फ़लस्तीन बनता है नहीं बनता, ये भी हम उस जगह पे खड़े हैं इस वक्त, तारीख मलाकी का। 2011 में 12 में फ़लस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से ख़त भेजा गया था अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल को कि जी आप बराए करम हमें यहाँ पर एक रियासत तस्लीम करें। अच्छा, तरीका ये होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें 5 मुस्तकिल अरकान हैं और 10 जो हैं वो तब्दील होते रहते हैं अरकान, तो वहां पर यह हुआ कि उन्होंने कभी इसको अहमियत नहीं दी। लेकिन एक मिनट का दौरानिया था, सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ और उसमें उन्होंने फ़लस्तीन का जो ये लेटर था कि आज़ाद रियासत को तस्लीम किया जाए, इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और साथ उस कमेटी के पास भेज दिया जो कमेटी इसको रिव्यू करती है कि क्या इस मुल्क को आज़ाद हैसियत दे दी जाए, फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया जाए या ना किया जाए। तो उसके पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। ये ख़त हमेशा से पड़ा रहा है। देखिए, फ़लस्तीन की जो हैसियत है वहाँ पे, वो अक़वाम मुत्तहिदा में इस तरह से है कि वो एक आप समझें कि ऑब्जर्वर, मतलब नॉन स्टेट ऑब्जर्वर के तौर पर, यानी आप ऐसे समझें जैसे वेटिकन है, जैसे वेटिकन की पोजीशन है ना वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा में, इसी तरह से फ़लस्तीन की पोजीशन है। यानी फ़लस्तीन के नुमाइंदगी है भी, लेकिन एक मुल्क के तौर पे नहीं है। अच्छा, अब ये होता है कि जब इन्होंने कमेटी के पास भेज दिया तो कमेटी वहां से फिर वापस सिक्योरिटी काउंसिल के पास भेजती है। ठीक है, अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल 15 रुकनी सिक्योरिटी काउंसिल में 9 मुल्कों की हमायत चाहिए होती है और कोई मुल्क वीटो ना करे, यह जरूरी होता है। अगर कोई मुल्क वीटो ना करे, यानी अमेरिका ना करे, रशिया ना करे, और 9 मुल्क हमायत कर दें, तो उस सूरत में फिर क्या होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल उस मुल्क की जो करारदाद है वो जनरल असेंबली को भेज देती है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली, जहां पे 193 मुल्क हैं और उन 193 मुल्कों की 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है कि वो अगर 2/3 अक्सरियत हो तो वो मुल्क का ऐलान हो जाता है कि ये मुल्क जो है ये दुनिया के नक्शे पे एक नई आज़ाद रियासत जो है वो कायम हो गई। ये तरीका होता है मुल्कों को अक़वाम, ये जिस तरह अनाउंसमेंट होती है वो ये तरीका होता है। अब ये हुआ कि 1 मिनट का इजलास हुआ पहली दफा, और 1 मिनट के लिए उन्होंने लेटर लेके उस रिव्यू कमेटी के पास पहली दफा भेज दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में। अच्छा, आखिरी दफा जो मुल्क इस तरह से जो तस्लीम किया गया था वो 2011 में जनूबी सूडान को एक अलग मुल्क की हैसियत के तौर पे तस्लीम किया था अक़वाम मुत्तहिदा ने। 2011 से लेकर 2024 तक कोई और मुल्क जो है इस तरह तस्लीम नहीं किया गया। अच्छा, एक तरफ ये मूवमेंट हो रही है और ये हो रही है अक़वाम मुत्तहिदा में, एक तरफ वॉर कैबिनेट का इजलास जारी है, अमेरिकन प्रपोजल पे डिस्कशन है, उधर हमास ने लचक दिखाई है और हमास जो है वो बात ये दोबारा 48 घंटे या 72 घंटे में इन्होंने मिलना था। सब अपने दारुल हुकूमत में गए हैं या आसपास ही मौजूद है मशरिक़ वस्ता में, उसे कहता नजरिए किसी वक्त भी सारे कायरों में दोबारा जमा हो जाएंगे, इनकी टीम्स मौजूद है वहां पे। अच्छा, इसी दौरान नेतन्याहू साहब ने एक और भड़क मारी। उन्होंने कहा कि जी फौजें जो वापस बुलवाई हैं, असल में वो फौजें हमने इसलिए बुलवाई हैं कि जरा ताज़ा दम हो जाएं, जरा कुछ खाना वाना खा लें, कुछ पानी वानी पी लें, उसके बाद एक रफा के ऊपर
एक हम भरपूर हमला चूंकि हमने करना है तो इसलिए उसके लिए हम तैयारी करने के लिए वापस आए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर तो ये मामला बहुत मेरे नहीं ख्याल के ऐसी हमाकत नेतन्याहू हुकूमत करेगी। तो ये कि पसपाई है, बस उनका ये है कि जी इतने लोग गजा में भेजे जाएं फौरन, ये इस तरह से हो और हमारा भी कोई रोल हो बीच में, दाएं बाएं आगे पीछे। लेकिन ये हतमी, मैंने आपसे कहना कि हतमी मराहल की तरफ मामला चला गया है कि या तो ये ऐलान हो जाएगा 72 घंटों में, 3 दिन में, 4 दिन में, क्योंकि CIA चीफ और ये सारे लोग जब आए हैं और नेतन्याहू से जो बात की है प्रेसिडेंट बाइडेन ने, उसके बाद कोई कसर नहीं छोड़ी गई यहाँ पे कि यहाँ पर अब ये सीज फायर हो। और हमास ने भी लचक दिखा दी है कि चले मुस्तकिल नहीं, ये 6 हफ्ते की सीज फायर, वो जो बात आपने पहले की थी वो जो अमेरिकन कर रहे हैं। अच्छा, इसी दौरान जो है वो तो ये एक बड़ा तारीखी लम्हात है कि इसके नतीजे में एक बहुत ही घिनौनी साजिश हुई है इस दौरान, और लिबनान में हुई है। और लिबनान में घिनौनी साजिश ये हुई है कि वहां पे दोबारा एक खाना जंगी शुरू हो जाए लिबनान के अंदर। एक बड़े जबरदस्त रहनुमा जो कि क्रिश्चियन जो फोर्सेस हैं, क्रिश्चियन फोर्सेस, लेबनान फोर्सेस जो कि क्रिश्चियन है, ठीक है, तो उनके पास्कल सुलेमान जो है, पास्कल सुलेमान को वहां पर ये ध्यान में रखें कि 1975 में भी जब खाना जंगी हुई थी लिबनान में, तो ये खाना जंगी जो है ये शिया सुन्नी क्रिश्चियंस ये इनके दरमियान हुई थी। और उसके बाद फिर ताइफ का मुआहदा हुआ था, तय पाया था कि सदर जो है वो जो है इस मसलक से होगा या मजहब से होगा, वजीर आजम ऐसे होगा, स्पीकर ऐसे होगा, ये सारा ताइफ एग्रीमेंट में तय पाया था और ये खाना जंगी रुक गई थी। अब जनाब क्या हुआ कि वहां पे शुमाल में जो बैरूत का शुमाल है, जो लोग बैरूत गए हैं उनको इस बात का यकीनन अंदाजा होगा कि जो जनूबी बैरूत है वहां तो दाहिया का इलाका है और हिजबुल्ला है, लेकिन जो शुमाली बैरूत है, जब आप पहाड़ियों से ऊपर जाते हैं, यानी आप इस तरह समझें कि जैसे इस्लामाबाद है, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद, तो अगर आप ये मरी की तरफ मरी की तरफ ऊपर की तरफ जाएं तो वहां पर फिर क्रिश्चियंस आबाद हैं वहां पे। तो जो वो शुमाल का इलाका है, ठीक है, तो जनूब में हिजबुल्ला का ज्यादा और मतलब है कि ज्यादा मौजूद है हिजबुल्ला, पहले तशी ज्यादा है। और मैं आपको बताऊं जब खाना जंगी हुई थी ना लिबनान की, तो इस तरह की खाना जंगी थी, इतनी खौफनाक खाना जंगी थी कि आज भी आप वहां जाएं, जो लोग जाते हैं वो लिबनान की खाना जंगी को जिन्होंने देखा है, जो समझते हैं, इस तरह से था कि एक सड़क है, सड़क के ऊपर एक लकीर है, एक लकीर उन्होंने खींच दी कि ये तुम्हारा इलाका है, ये मेरा इलाका है। दोनों तरफ से स्नाइपर्स वो जो है निशाना लगा के बैठे हैं। अब एक बच्चा, अगर गेंद उसकी इस तरफ आ गई और बच्चा ने लकीर पार कर ली तो बच्चे के सर में गोली, इस तरह की वो खाना जंगी थी। इस तरह से मुल्क तकसीम हुआ होता, शहर तकसीम हुए होते। अब जनाब पास्कल सुलेमान जो है, पास्कल सुलेमान को अगवा कर लिया उनके इलाके से, एक गाड़ी आई अगवा करके ले गई, सुबारो, सफेद रंग की सुबारो गाड़ी, और गाड़ी अगवा करके ले गई और साथ ही उनका टेलीफोन वहां पे फेंका, और वो उनको फिर सरहद अबूर करके उनको सीरिया ले गए, शाम। और शाम में जाने के बाद उनको वहां पे गोलियां मार दी गई, और गोलियां मारने के बाद जो है उनकी लाश वहां पे उनकी गाड़ी से मिली। अच्छा, इसके नतीजे में दोबारा जो है एक बार फिर लिबनान में शदीद जो है वो कशीदगी फैल गई। हिजबुल्लाह की तरफ से इसकी मजम्मत की गई। उन्होंने जो लेबनीज फोर्सेस हैं, जो क्रिश्चियन फोर्सेस हैं लेबनान की, उन्होंने हिजबुल्लाह पे इल्ज़ाम लगाया, उनके मुकाबिल रहनुमाओं ने। जो अलजबील का इलाका है ऊपर, वहाँ पे हड़ताल हो गई, हंगामे शुरू हो गए, एक गड़बड़, फिर दोबारा ये कोशिश हुई कि ये खाना जंगी, अभी कौन इसके पीछे कौन सा हाथ था, कौन सी कुव्वतें थीं, ये वाजे नहीं अभी तक। लेकिन ये है कि अभी इस वक्त जब बात मैं आपसे कर रहा हूँ तो बड़ी हद तक उसमें उस कशीदगी में कमी आई है। हिजबुल्लाह ने उसको कंडेम किया है। बाकी जो लोग हैं उनके वजीर आज़म, उनकी हुकूमत, वो भी दरमियान में पड़े हैं दोनों तरफ से कि ये बात आगे ना बढ़े। लेकिन ये मैं यहाँ पे लेबनान की जो सरकारी एजेंसी है, नेशनल न्यूज़ एजेंसी, मैं उसको कोट कर रहा हूँ कि 11 स्लाइड अगर हम दिखा सकें कि डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उन्होंने लेबनीज फोर्सेस के उन्होंने अपनी कंडोलेंसेस दी हैं, और फिर आर्मी ने उनकी अनाउंस किया लेबनान की कि सीरियंस को अरेस्ट कर लिया उन्होंने। एक गिरोह जो शाम से जिसका ताल्लुक था
उसको गिरफ्तार कर लिए और उनसे तहकीकात हो रही हैं पास्कल सुलेमान के कत्ल के सिलसिले में। और एमटीवी लेबनान जो है वो ये बता रहा है 13वीं स्लाइड की उनकी गाड़ी मिल गई है सीरिया से और आज उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा। हैंडओवर कर दिया गया मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले, गाड़ी उनकी वापस कर दी गई है। अच्छा, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात इसमें ये बताऊं कि जो ये लड़वाने की कोशिश हुई है आपस में और ये कोशिश बहुत ख़तरनाक वक्त में हुई है। ये ऐसे वक्त में कोशिश हुई है कि जब आप देखें कि ये पूरे लेबनान का मामला इसराइल के साथ चल रहा है, शाम की एक पुराने, मैं उस जाना नहीं चाह रहा वो मामला ख़त्म हुआ, लेकिन रफ़ीक अल हरेरी का जब कत्ल हुआ था तो उसके बाद सीरियंस को वो निकल गए थे लेबनान से और एक बड़ी कशीदगी थी, बहुत अरसे तक सीरिया वहाँ रहा, फिर उसको निकल गए थे, फिर मतलब एक पूरी तारीख है सीरिया और लेबनान की। अच्छा, अब इसमें जो है वो अगर मैं 14 ये लोकल वहाँ का जो शुमाली जो इलाका है वहाँ से ये अखबार शाये होता है, दिस इज़ बैरूत, जो 14th है स्लाइड, तो वहाँ पर पास्कल सुलेमान के कत्ल के बाद जो है वो कन्फ्यूजन भी है, दुख फैला हुआ है। तो ये एक बड़ी अजब सी कोशिश हुई है, खौफनाक कोशिश हुई है खाना जंगी करवाने की लिबनान में, पूरे लिबनान में। और अगर लिबनान में शुरू हुई तो फिर ये उसके बाद फैल जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो रहनुमा है, तमाम रहनुमा वो सूरत हाल को समझते हैं और ये खाना जंगी की तरफ लिबनान नहीं जाएगा दोबारा, शिया सुन्नी या क्रिश्चियंस के हवाले से, क्रिश्चियन और जो भी आपस में मामलात हैं। और ये यहाँ पे बयानात वगैरह भी ज़रा कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ पे लोग। अच्छा, ये तो एक तो ये मामला हुआ साथी। फिर दूसरी जो बात है वो ये हुई कि तुर्की और इसराइल के दरमियान कशीदगी जो है वो नए रुख पे चली गई। तुर्की ने ये कहा था तैयब एर्दोगन, प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगन की हुकूमत ने, कि ये जो एयर ड्रॉपिंग हो रही है, जो इमदाद जा रही है, उसमें हमें भी यानी बहुत बड़ी तादाद में तुर्क जो हैं, तुर्की के लोग वो चाहते हैं कि गजा तक इमदाद पहुंचाएं। अब ये जो उन्होंने ये कहा कि जी इमदाद पहुंचाएं तो हमें भी इजाज़त दी जाए कि हम वहाँ पे एयर ड्रॉपिंग करें। वो जिस तरह से आप ये पैराशूट्स के ज़रिए या बाकी तरीक़ों से वहाँ पे पहुँचा रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी मौका दिया जाए कि हम वहाँ पे इमदाद पहुँचाएँ। अच्छा, इसराइल ने जो है वो मना कर दिया। तुर्की को उन्होंने कहा कि हम ये नहीं आपको इजाज़त दे सकते और ये जो है ये हम इसको ऐसे ही जिस तरह से अमेरिका या फ्रांस या बाकी मुल्क, नीदरलैंड्स वगैरह वो इमदाद पहुंचा रहे हैं, आप उनको दे दें इमदाद और वो पहुंचा देंगे, आप हमें दे दें हम पहुंचा देंगे। उन्होंने मना कर दिया तुर्की को। तुर्की ने आज वहां पर बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने जो मसनूआत इसराइल से आती हैं, कुछ 54 के करीब, उनके ऊपर पाबंदी, यानी ट्रेड वॉर, आप समझ लें कि ट्रेड वॉर का एक स्टार्ट हो गया है बिटवीन टर्की एंड इसराइल। और ट्रेड वॉर में उन्होंने 54 मसनूआत, या उसमें सीमेंट भी है, उसमें स्टील भी है, उन्होंने पाबंदी लगा दी है। इसराइल से जो सामान आता है तुर्की उस पर पाबंदी लगा दी है। अच्छा, तुर्की के इस ने जो पाबंदी लगाई, इसराइल से सामान आता है तो उससे तुर्की पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तुर्की के लिए तो पूरी दुनिया खुली हुई है, लेकिन इसराइल के लिए मसला हो जाएगा जवाब में, क्योंकि बहुत सारा सामान ऐसा है जो तुर्की से इसराइल आता है। मतलब उसमें बहुत सारी चीजें, मिसाल के तौर पे जैसे ये जो डोव के साबुन है, इससे लेके ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल के जो शैम्पूज हैं, मतलब ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुर्की से जाती हैं वहां पे, और उनकी फ्रेंचाइज जो है वो मतलब तुर्की में ऑफिसेज हैं मल्टीनेशनल्स के, और वो फिर आगे वहाँ पे उन्होंने फ्रेंचाइज ली हुई है इसराइल में। तो ये जो है एक ट्रेड वॉर शुरू हुई है, ये भी बड़ी अजब सी बात है इस वक्त के, एक ट्रेड वॉर शुरू हो गई है तुर्की के दरमियान। और तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात ये कहीं बेहतर हुए थे 2022 में जब सफ़ीर वापस आए थे, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा कशीदा हैं, और ये सारे ही मुल्कों से कशीदा हैं, और मुल्कों ने अपने अपने जो वहाँ से निकाला हुआ है सबको, सफ़ीरों को भेजा हुआ है इसराइल के आइसोलेशन में। मैंने आपसे कहा ना कि ये 24-48 घंटों में तय हो जाएगा कि क्या सीज फायर होती है। सीज फायर का मतलब यह है कि एक बड़ी कामयाबी और एक बहुत बड़ी नाकामी, पसपाई, शिकस्त, और उसके बाद आगे आप देखें आज ये दोबारा निकारागुआ और जर्मन्स को लेके निकारागुआ गया हुआ है आलमी अदालत इंसाफ में,
और वहाँ पे कि जी ये असला दे रहे हैं, अभी तो दूसरा बड़ा मुल्क है दुनिया का अमेरिका के बाद जो असला देता है। तो आज जर्मनी ने अपनी वजाहत पेश की है कि जी हम जेनोसाइड में नहीं है, हमारे दिफाई मुआहदात थे, ये सारा वगैरह वगैरह, वो भी एक फ्रंट खुला हुआ है। और इसी दौरान जो है वो जो पहली दफ़ा हुतीज़ ने हमला किया तो उसमें सी बॉर्न मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया है। इसराइल को यहाँ तक आगे जाना पड़ा है, हुतीज़ यहाँ तक ले गए। अब ये देखें, मैंने आपसे पहले कल भी बात की थी, मैं आज दोबारा बात कर रहा हूँ कि इसमें जो है वो एक जो उनकी तरफ से मैसेज था कि जी अगर हमें हिट किया गया, इसराइल को हिट किया गया तो मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंच सकता है। ये जो है ना गीदड़ भभकी है, मस्जिद अक्सा को नुकसान पहुंच सकता है, ये गीदड़ भभकी है बहुत बड़ी। क्योंकि मस्जिद अक्सा को नुकसान अगर पहुंचाते हैं यहूदी वहां पे, इसराइल की सहूनी जो है, तो इसका मतलब ये है कि थर्ड टेंपल तो चला गया ना, हैकल सुलेमानी भी गया ना। खुदा ना खास्ता ये नुकसान पहुंचता है मस्जिद अक्सा को, तो फिर हैकल सुलेमानी कहां बचेगा? मतलब वो कौन सी जगह होगी जहां हैकल सुलेमानी तामीर होगा? तो जो थर्ड टेंपल जो इंतजार कर रहे हैं वो अपने मसाया का, तो वो कहां पे, वो किंग कहां पे आएगा? तो वो ये एक जो ईरान की तरफ से जवाब में एक खामोश मैसेज ये गया है कि भाई उसके आपने जो करना है वो तो करना है, लेकिन फिर उसके बाद थर्ड टेंपल कहां बनेगा? एक पुरानी तारीख भी है ना, बख्त नसर आके ले गया था, ये ईरान से आया था, वो तबाह करके चला गया था, तो एक पुरानी तारीख भी है, ये सेकंड टेंपल कैसे तबाह हुआ था। तो वो अब इशू ये है सारा कि वो तो बात इतनी चली नहीं, गीदड़ भभकी सी है, लेकिन ये कि वो बहरहाल ये मुज़ाकरात के दरमियान एक तलखी भी है, एक टेंशन भी है, अमेरिकन सर्वे बैठे हुए हैं, वॉर कैबिनेट बैठ गई है, ये ऐलान होने जा रहा है, कब ऐलान होता है, सीज फायर शराइत कैसे होती हैं, कौन से मुल्कों की फौजें उतरती हैं वहाँ पे, मुसलमान मुल्कों की, किस तरह बात आगे बढ़ती है, तो ये सारा जो है ये भी हमने देखना है। जी मेरी आवाज़ क्लियर है मेरी? जी डॉक्टर साहब आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, तो जी तो ये सारा कुछ जो है ये अभी हमने देखना है। अच्छा, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसी दौरान आज जो है वो लेवरोव, जो रशिया के वजीर खारजा लेवरोव, सर्जेई लेवरोव, उनकी मुलाकात हुई है सदर शी जिनपिंग से। पहले तो उनकी मुलाकात हुई वजीर खारजा से चाइना के, अब शी जिनपिंग से मुलाकात हुई आज। ये बड़ा गैर मामूली है, मतलब इसलिए गैर मामूली है कि जो प्रेसिडेंट्स हैं उनसे अमूमन ख़ासतौर पे जो चाइना के शी जिनपिंग हैं उनसे वज़राए ख़ारजा नहीं मिलते, तो उनसे जो है वो वज़राए ख़ारजा से मिलते हैं। लेकिन सर्जेई लेवरोव की मुलाकात शी जिनपिंग से हुई है, वज़ीर ख़ारजा से भी हुई है, लेकिन उनके सदर से हुई है चाइना की। और ये मुलाकात जो है ये 2018 के बाद हुई है, यानी आप समझें कि ये मुलाकात उस वक्त हुई थी जब 2018 में सदर पुतिन ने दौरा किया था चाइना का। तो सदर पुतिन चूंकि दोबारा अगले चंद हफ्तों में या एक महीने के अंदर अंदर वो दोबारा दौरा करने जा रहे हैं, चाइना का पहला सरकारी दौरा दोबारा मुंतखब होने के बाद, तो इसलिए उससे पहले लेवरोव पहुंचे हुए हैं और लेवरोव की मुलाकात शी जिनपिंग से हुई है। और ब्रिक्स और एससीओ और ये ग्लोबल साउथ बहुत बड़ी, ये बहुत अहम मुलाकात है। और उस वक्त तक यकीनन यूक्रेन किसी तरफ पहुंच चुका होगा, उस वक्त तक ये गजा के मामलात किसी जगह पहुंच चुके होंगे, अमरीकी अपने सदारती इलेक्शंस में वहां पर एक खप पड़ी होगी। तो ये मुलाकात जो अगले महीने की तैयार हो रही है, और उससे पहले इस हफ्ते मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि जो जुमेरात आ रही है, इस जुमेरात को व्हाइट हाउस में जापान के कशीदा जो है वो वजीर आजम और मार्कोस जो कि फिलिपाइन के हैं, ये दोनों पहुंच रहे हैं वहां पे वाशिंगटन। और ये एक ट्राइलेटरल, एक और जो चाइना के खिलाफ एक और इत्तेहाद का ऐलान हो रहा है। तो ये इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, बहुत कुछ होने जा रहा है अगले चंद दिनों में। और मैंने कहा हर बात का, हर बात, अफगानिस्तान, ईरान, ये सारे मामला, इंडिया, चाइना, ये साउथ चाइना सी, ये हर वाक़े का पाकिस्तान के ऊपर असर पड़ रहा है। IMF से लेके अंदरूनी सियासत से, ये सिक्योरिटी के कंसर्न्स, ये आपकी खारजा पॉलिसी, आपके वीज़ा पॉलिसी, आपकी मसनूआत कैसे होंगी, आपकी आगे लोगों के वीज़े कैसे लगे, ये सारे मामला दुनिया में जितने हैं ना, महंगाई कहाँ पे जाएगी, क्या होगा, ये सारे वाक़यात आपस में ऐसे मरबूत हैं। जी अब वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। ठीक हो गया नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, मेरी और लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद की पूरी टीम की तरफ से पाकिस्तान में रहने वाले तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं उन सबको ईद मुबारक। डॉक्टर साहब, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की जानिब से कहा गया है कि सऊदी वली अहद से जो मुलाकात हुई थी वो बहुत ही मुस्बत रही है, तो इस मुलाकात के जो असरात हैं पाकिस्तान की मईशत पर भी असरअंदाज होने जा रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो चांद नजर आ गया इस प्रोग्राम के दौरान ही, और अल्लाह ताला खैरियत से ईद तमाम दुनिया में जहां पर मनाई जा रही है उनको भी ईद मुबारक, और जहां पे नहीं है ज़ाहिर ईद तो आनी है, सबको पेशगी ईद मुबारक। और सारे सारे दुनिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको अमन आश्ती के साथ अल्लाह ताला खैरियत से अपना अमन माना कि हम जंगों के दौर में रह रहे हैं। हम जंगों के खाना जंगी, माशी बहरान, सियासी अदम इस्तेकाम, बहुत कुछ इस वक्त हो रहा है। इतना गैर यकीनी दौर है, इतना बेयकीनी का दौर है कि इसमें आप देखें कि कई दुनिया में ऐसी जगह हैं जहां पे लोगों के पास लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि ईद भी कोई आई है नहीं। गजा में इस वक्त क्या लोग सोच रहे हैं या मगरबी किनारे पे क्या सोच रहे हैं, मतलब ये तसव्वुर करना भी महाल है। तो अल्लाह ताला खैरियत से आने वाली दिन लेकर आए और ईद मुबारक सबको। मैं अब ये बात बताऊं कि देखें, ये औरंगजेब साहब का ये सारे मामला तो ईद के बाद छेड़ने, ईद के दौरान भी बल्कि महंगाई कहाँ पे है, लोगों में सकत कितनी है, क्या लोग कैसे ईद मनाते हैं, क्या माहौल है ईद का, और उसके फौरन बाद और ईद के दरमियान में भी ये मामला हमारे सामने आते रहेंगे इन दिनों में। मैं जो आपसे बात पहले कह रहा था ना कि कई महाज खुल गए हैं, पाकिस्तान दरमियान, बिल्कुल दरमियान में है पाकिस्तान। और ये मैं आपको बताऊं कि इसी दौरान हमारे बरादर जो ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक, उनके दरमियान भी कशीदगी दोबारा बढ़ाने की कोशिश हो रही है। और जैसे मैंने लिबनान की बात की, जैसे मैंने उर्दन की पहले बात की थी आपसे कि वहां पे मुजाहरे करवा के और वहां पे बदअमनी फैलाने की कोशिश हो रही है। तो ये काफी मुल्कों में कोशिश हो रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि ये मुल्क जो हैं ये इस झांसे में नहीं आएंगे। और जाहिर है कि ये जो ऐसा मामला है जिसने पूरी दुनिया को लपेटे में ले लिया, तो यहां से तो ये तो आप देखें ना कि इस जंगबंदी के लिए यूक्रेन में अमन आ जाए, इसके लिए अमेरिका रिक्वेस्ट कर रहा है चाइना से। ये गजा में और मशरिक़ वस्ता में सुकून आ जाए, इसके लिए अमेरिका जो है वो बात कर चुका है एक बार, और वो बात बनी नहीं आगे, तो दोबारा उन्होंने बात की, और वो दोबारा बात की उन्होंने किससे बात की, उन्होंने चाइना से फिर बात की, और चाइना और रशिया खुल के जो है साथ खड़े हैं। अब प्रेसिडेंट मैक्रोन खत लिख रहे हैं, उसमें ऑपेड लिख रहे हैं वाशिंगटन पोस्ट में कि सीज फायर नाउ। तो जाहिर है कि ये मामला सारे ऐसे हैं कि ये इन्होंने किसी ना किसी रुख पे जाना है। और खास ये बात जो मैंने पहले कही कि अक़वाम मुत्तहिदा का कि सिक्योरिटी काउंसिल का 1 मिनट का इजलास हुआ जिसमें ये बात तय पाई गई कि जी अब इसको हम उस कमेटी के पास भेज देते हैं जहां से आजाद रियासत के ऊपर काम आगे बढ़ता है। सवाल यह सारा कि इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद बहुत कुछ होने जा रहा है। दोनों जाहिर है हम तो हर रोज इसको फॉलो कर रहे हैं एक अरसे से, और ना सिर्फ इसको फॉलो कर रहे हैं बल्कि उसके साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो गजा में होने वाले वाकयात हैं उसका यूक्रेन पे क्या असर पड़ेगा। अब आज अमेरिका के सेंटकॉम की तरफ से ऐलान हुआ है कि जो असलहा हमने पकड़ा था, वो सारा असलहा जो हमने पकड़ा था वो जो है वो यानी जो असलहा हमने पकड़ा था हुती से, अब हुती से पता नहीं कौन सा असला पकड़ा था, सेंटकॉम ने कहा कि हुती से जो असला पकड़ा था यूक्रेन को दे दिया, तो असला हुतीज का असला यूक्रेन को दे दिया। यानी खुद तो अमेरिका दे नहीं सकता ना, यूक्रेन को इस वक्त देगा तो वो एक नई खप खड़ी पड़ जाएगी। तो उन्होंने हुतीज को उन्होंने ऐलान किया, हुतीज का असला जो था हमने यूक्रेन के हवाले कर दिया कि आप इससे लड़ें। और थोड़ी देर पहले जो है वो ऑस्टिन लॉयड जो है उनका स्टेटमेंट भी सामने आया है, वो ये कह रहे हैं कि इसराइल का रवैया तब्दील हो गया। अब ये ऑस्टिन लॉयड ने कहा है। अच्छा, ऑस्टिन लॉयड कह रहे हैं कि इसराइल का रवैया जो है ये तरह तब्दील हो गया है, और जब से ये खास तौर पे जब से उन्होंने इमदादी का, अच्छा पहले फलस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा था तो तब्दील नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है वो उनका तब्दील हो गया है। और साथ ही उसके जो ईरान के नेवल कमांडर हैं उन्होंने कहा है कि मुकम्मल तौर पे, ईरान की बहरिया ने कहा है कि मुकम्मल तौर पे अगले कुछ अरसे में, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है इसको ईरान बंद कर देगा, मुकम्मल तौर पे ईरान बंद कर देगा आबनाए हुर्मुज को। ये ईरान की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान हुआ है अभी।
अच्छा, अब मसला ये है कि ये जो सारी इसी में इसराइल की काबीना का इजलास हो रहा है, इसी में जो है वो नए प्रपोजल के साथ सीआईए के चीफ, अब सीआईए का चीफ नया प्रपोजल लेके गया, तो क्या इसराइल उसको ना करेगा? दुनिया को क्या ये बताया जाएगा कि सीआईए का चीफ एक प्रपोजल लेकर आया था और नेतन्याहू ने उस पर ना कर दी, जबकि हमास उस पर कह रही है, लचक दिखा रही है उस पर। ये वही मुआहदा है बुनियादी तौर पर जो मुआहदा पेरिस में तय पा गया था, लेकिन दोनों ने सख्त स्टांस रखा हुआ था। तो हमास अब उसी जगह पे आ गई जो कि पहले मामला तय करवाए थे कतर ने और मिस्र ने और बाकी दुनिया ने। और वही जो है वो इसराइल जो है वो जाहिर है कि वो इतने सारे कैदी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, थोड़ा वक्त उसने गेन किया, अब लेकिन आगे फंस गए, अब बिल्कुल फंस गए। और ऑस्टिन लॉयड जो है वो कह रहे हैं कि इसराइल का रवैया तब्दील हो गया, और सीआईए के चीफ कह रहे हैं कि हमने एक उनको मुतबादिल दे दिया। हमास कह रही है कि हमें मंजूर है, हम लचक दिखा रहे हैं इस पर। तो ये आने वाले चंद घंटे, चंद दिन बड़े अहम हैं। दुनिया की तारीख जो है वो इसी तरह से आपको तब्दील होते हुए, मुख्तलिफ मोड़ लेते हुए नजर आती है। और फिर ये कि अगर दोनों सूरतों में सीज फायर हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो ईरान कह रहा है कि अब नए हुर्मुज़ बंद, ये अभी ऐलान हुआ है ईरान की तरफ से। तो ये इतना पेचीदा हो चुका है खेल सारा। और फिर खाना जंगी की कोशिश, हुकूमतों के तख्ता उलटने की कोशिश, फिर तुर्की ने जो पाबंदियां लगा दी हैं, और फिर उसके बाद जो इनको फ्रांस की मैक्रों ने आज़ाद रियासत, अच्छा स्पेन ने तो लॉबिंग शुरू कर दिया बाकायदा यूरोपीय यूनियन की तरफ से कि आज़ाद। अब मुझे बताएं कि अगर 145 मुल्क तो तस्लीम कर चुके हैं, तो कौन से मुल्क रह गए हैं जिन्होंने तस्लीम नहीं किया आज़ाद रियासत? तो ये सारे मुल्कों ने अलग अलग तस्लीम करना शुरू कर दिया। जैसे ऑस्ट्रेलिया का बयान आ गया, जब देखें किस कदर अजब बात है कि ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि जी हम तो तस्लीम करने जा रहे हैं। तो इन मुल्कों ने अगर इस फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया दुनिया, और ये 2/3 मेजोरिटी चाहिए सिर्फ जनरल असेंबली से, तो 2/3 क्या है, 145 मुल्क तस्लीम कर चुके हैं पहले ही। वीटो नहीं कर सकता अमेरिका इसको, और किसी सूरत भी आज़ाद फलस्तीनी रियासत को, क्योंकि ये तो उन्हीं का रोड मैप है कि दो रियासती। और पाकिस्तान का भी ये स्टांस है। पाकिस्तान दुनिया के उस बड़े ग्रुप का हिस्सा है जो कि दो रियासती फॉर्मूले को मानते हैं, बहुत बड़ा दुनिया का। तो ये अब पाकिस्तान का इसमें एक बहुत अहम रोल होगा आने वाले दिनों में। ये जो भी, और हर मुल्क का रोल होगा इसमें, ग्लोबल साउथ का रोल होगा इसमें, चाइना का, रशिया का, यूरोप का, मशरिक वस्ता के तमाम ममालिक का, अफ्रीका का, भारत का, इसमें हर मुल्क का बड़ा रोल होगा आने वाले दिनों में, जो सूरत हाल बनने जा रही है पूरी दुनिया की। और मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि ये जंगों का, खाना जंगियों का, ये बड़े माशी बहरानों का, बदहालियों का दौर है। और इसमें जब ये ईद के त्यौहार आते हैं, ये खुशियां आती हैं, तो बहुत ज़्यादा दौलत लुटाने से और बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करने से मेरा ख्याल है बेहतर है सादगी से मनाएं। ना पाकिस्तान में ऐसा माहौल है, ना पूरी दुनिया में ऐसा माहौल है। ख़ास तौर पे ये कि जब बहुत बड़ी तादाद में लोग, बच्चे गजा के अंदर, हमारी दुआएं हैं उनके साथ, अल्लाह ताला उन्हें खैरियत से रखे। तो मतलब इस किस्म के हालात में बहुत तबीयत भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो है वो, लेकिन बहरहाल ये कि दुनिया इसी का नाम है, इसी तरह दुनिया चलती है। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही दुख और ज़्यादा ही सदमा लेकर आई है। तो थोड़े से पैसे बचा के रखें, और फिर उसके बाद कोशिश करें कि यहाँ से जब ये रास्ता खुलता है इमदाद का, तो यहाँ से मुख्तलिफ जो टीम जाएँ गजा की तरफ, तो यहाँ से इमदाद लेके गजा की तरफ जाएं। अल खिदमत वाले जा रहे हैं, मेरे ख्याल से ईदी ट्रस्ट जा रहा है, बाकी लोग जा रहे हैं जो बड़ी तंजीमें, उनको उन्हीं को परमिशन मिल रही है इजिप्ट की हुकूमत की तरफ से, तो और जॉर्डेनियन हुकूमत की तरफ से। तो उनका हिस्सा बने और यहाँ बैठ के अपने मुल्क में उनके लिए दुआ करें। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे स्पेरा सलीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सफर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।